नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो इकोनॉमिक सर्वे के इस सीरीज में मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों के लिए लाया हूँ हमारा इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ चैप्टर ऑन हेल्थ। स्वास्थ्य के संबंधित जो हमारा चैप्टर है वो हम आज देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू कि हम इसमें करने क्या चाहते हैं, या फिर उससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर की रेलिवेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें चाहे फिर हम अगर मेंस की बात करें, दोनों के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट ये वाला चैप्टर हमारा है। मेंस की हालांकि हम बाद के लिए चीज़ें देखते हैं, बट फिर भी मेंस के लिए हमको जो एक कम्बिनेशन ऑफ ऑल स्कीम्स है, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड, वो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए, थोड़ा सा और उसको एनरिच करने के लिए। खैर वो बात की है, अभी हमारा प्राइमरी फोकस है प्रीलिम्स। ठीक है जी। तो प्रीलिम्स में हमें यहाँ से लगभग हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिला है, और जो क्वेश्चन देखने को मिला है कभी कभी तो जो बहुत सारी स्कीम्स होती है हमारी, उनके रिलेटेड पूछा जाता है कि भाई किसी पर्टिकुलर स्कीम को उठा दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे से और उसके डाटा को थोड़ा सा छेड़खान कर दी जाती है, मॉडिफाई किया जाता है। मान लो कोई स्कीम है जिसमें 70% वो आपका इंटरेस्ट दिया जा रहा हो, सब्सिडी दी जा रही हो, तो उसको 70 की जगह 80 कर दिया जाएगा। या फिर कोई मान लो जैसे मुझे अभी 2-3 साल पहले का एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है हिमाचल प्रदेश में, जो स्वास्थ्य के जो संस्थान है, उनको मैच करने के लिए कहा गया था कि ये इंस्टीट्यूशन कितने हैं। अलग अलग जो हायरार्की होती है हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशन की, उनको मैच करने के लिए पूछा गया था कि भाई ये कितने हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं बोलूँ कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं, फिर आपका CHC कितने हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने हैं, मेडिकल कॉलेज कितने हैं, आयुर्वेदा के जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है वो कितने हैं। तो इस तरह के अलग अलग, तो काफ़ी फैक्चुअल वो क्वेश्चन था, और वैसे ही यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है। अगर बड़ा ही थोड़ा सा आसान हो गया तो स्कीम से आ जाएगा, अदरवाइज अगर थोड़ा सा टिपिकल हो गया तो फिर जो हमारे इस तरह का जो डाटा है उसको मोल्ड किया जाएगा, तो जो कि थोड़ा सा हमारे लिए टफ भी होने वाला है। बट अब हमें तो करना ही है, एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है, तो हम 2 तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला है कि हम एक लॉजिकल पैटर्न बना देंगे कि सबसे कम आपके मेडिकल इंस्टीट्यूशन होंगे, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, फिर CHC होगा, फिर PHC होगा, एंड सो ऑन। एक तरीका है ये। दूसरा जो हमारा पॉलिसी है, स्कीम वाला है, इसके तो की फीचर्स को पूछा जाता है कि मान लो अगर कोई भी स्कीम है, मान लो हिम केयर स्कीम है, तो उसके क्या फीचर होते हैं, कि पर फैमिली है कितना मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है एवरी ईयर। तो उस तरह के जो फीचर है वो थोड़े बहुत हमारे लिए आसान हो जाते हैं। तो चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं पहले इस चैप्टर का कि हम इस चैप्टर में करने क्या जा रहे हैं। तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो देखिए 2 तरह का मेडिकल सिस्टम होता है। ठीक है, एक होता है आपका एलोपैथी और दूसरा होता है जिसको हम इंडियन मेडिकल सिस्टम कहते हैं, या फिर आप आसान भाषा में होम्योपैथी भी कह सकते हैं। ठीक है जी, होम्योपैथी। एलोपैथी जिसमें मॉडर्न ट्रेडिशनल जो हमारा मॉडर्न मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर मॉडर्न मेडिकल जो सिस्टम है उसकी हम बात करते हैं। जो बड़े बड़े एम्स जैसे संस्थान है, IGMC जैसे संस्थान है, मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान है। तो पूरे के पूरे चैप्टर में हम पहले तो देखेंगे जो भी ये एलोपैथी से रिलेटेड जो भी हमारा मेडिकल सिस्टम है। पहले हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखेंगे, कौन कौन से एलोपैथिक संस्थान है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद फिर हम देखेंगे जो हमारा इंडियन जो मेडिकल सिस्टम है, जैसे जिसमें कि होम्योपैथी हमारे घरेलू उपचार आते हैं, जैसे आयुर्वेदा हो गया, स्पेसिफिकली आयुष मंत्रालय जो उसके रिलेटेड है हमारे स्कीम्स है। फिर हम उसमें उसके जुड़े हुए संस्थान और स्कीम्स को देखेंगे। तो ओवरऑल 2 तरीके से हम इसको कैटेगराइज करेंगे।
पहले फिर हम इसके नेशनल प्रोग्राम्स हो गए जो एलोपैथी के या फिर होम्योपैथी के जो हिमाचल में लागू किए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं मेडिकल के इससे संबंधित। ठीक है जी। सबसे पहले हमें इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है कुछ एक डाटा दिया गया है हमारे हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड। पहली सबसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कि जितने भी हमारे नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं हेल्थ के रिलेटेड, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मेडिकल एजुकेशन है, इन सभी से रिलेटेड हमने एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो ये मंत्रालय है, ये होगी नोडल एजेंसी फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल। ठीक है जी। तो ये तो हो गया एलोपैथी से संबंधित। ठीक है जी। बट अगर हम बात करें इंडियन मेडिकल सिस्टम से संबंधित, तो इसमें जो नोडल एजेंसी होगी वो होगी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जो आयुष डिपार्टमेंट है, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है वैसे तो पहले से ये आयुर्वेदा हमारे एंशिएंट टाइम से चीज़ें चली है, बट प्रेजेंट गवर्नमेंट का थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है। ठीक है जी। तो आयुष की कभी कभी फुल फॉर्म अगर थोड़ा सा बेसिक जो हमें पता होना चाहिए, तो फुल फॉर्म जैसे आयुर्वेदा, होम्यो, यूनानी, सिद्धा। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे इंडिजिनियस मेडिसिन है, घरेलू मेडिसिन है। ये हम फिर सेकंड चीज़ देखी जाती है। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो आपका एलोपैथी से संबंधित है, होम्योपैथी से संबंधित है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। ठीक है जी। अगला है आपका कि जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसको 2007 में इसको बनाया गया है, जिसका काम होगा कि मेडिकल और हेल्थ रिसर्च से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी है ये इसके लिए जिम्मेवार रहेगा। ठीक है जी। अब अगला यहाँ पे बताया गया है हमें कि जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, तो नेशनल एड्स के कंट्रोल के लिए जो संस्था बनाई है उस संस्था का नाम है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कोई बहुत ऐसा कोई मेजर ऐसा ये वाला फैक्ट नहीं है। ठीक है जी। अगला हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है, यही है जो मैं बात कर रहा था, जहाँ से हमें पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमको मैच दी फॉलोइंग या फिर अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ये है जितने भी हिमाचल में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, स्वास्थ्य के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है, उनके बारे में बताया गया है कि कितने कितने कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कि सिविल हॉस्पिटल कितने हैं, 115 पहला आ गया सिविल हॉस्पिटल। अगला है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHCV जिसको हम कहते हैं। तो ये बेसिकली हायरार्की है हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की। हम उतना डिटेल में यहाँ पे अभी नहीं जाएंगे कि भाई किस इंस्टीट्यूशन का क्या स्पेसिफिक पर्पज होता है, क्या डिफरेंस है CHC, PHC, सिविल हॉस्पिटल में। अभी हम सिर्फ थोड़ा सा टाइम की भी हमारे पास कंस्ट्रेशन है क्योंकि प्रीलिम्स इज अराउंड, तो हमें जितनी ज़रूरत है अभी उतना ही देखेंगे कि सेकंड नंबर पे आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHCV जिसको बोला जाता है। तो ये टोटल कितने हैं हिमाचल में, 106 है CHC। अगला है फिर आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC जिसको बोला जाता है, ये है हिमाचल में 585। और ESI जो आपके ESI है ये है हमारे 24। ESI अगर आप सभी जानते होंगे कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपके इंश्योर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके और उनके परिवार की इसमें ट्रीटमेंट होती है। ESIC ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जो श्रम मंत्रालय है भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके तहत उसके अंडर ये काम करती है। तो ये भी एक यूनिक फीचर है। बाकी सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर होते हैं, और जो आपका ESIC है ये आपका जो हमारा ऑटोनोमस बॉडी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत ये काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो सिविल डिस्पेंसरीज है
वो है कितनी आपकी सिविल हमारी जो हेल्थ सब सेंटर है हिमाचल में वो 2114। ठीक है जी। तो अगर मैं क्विकली समराइज करूँ, आप इसको टेबुलर फॉर्म में करना। जब आप अपने यहाँ पे सेम इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में हमें चीज़ें ज़्यादा जल्दी से रिटेन हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल, और टेबुलर फॉर्म में भी कैसे करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सबसे कम कौन से संस्थान है, फिर कौन से, और इस तरीके से। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे अगर लिस्ट हमें बताना है तो यहाँ पे ESI है 24। ठीक है जी। और उसके बाद है हमारे सिविल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर सिविल हॉस्पिटल हो गई, और इस तरीके से फिर जो सबसे ज़्यादा हो गए वो हो गए हेल्थ सब सेंटर्स। ठीक है जी। ओके। ताकि अगर मान लो हमें एग्जैक्ट ये डाटा याद ना हो तो कम से कम हम एक लॉजिकल गैस तो कर सकते हैं ना फाइनल एग्जाम में। ठीक है जी। ओके। अब यहाँ पे कुछ एक डाटा दिया गया है हमारे पास, और डाटा दिया गया है ये है हमारा कुछ एक जो हमारे स्टैंडर्ड जो भी कुछ एक हमारे सूचकांक होते हैं उनके बारे में है, जो हर बार हमें हर साल हमको देखने को मिलता है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। एक और चीज़ है कि जितना भी मेडिकल वाला ये डाटा होता है ये होता है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, जो अभी जो सबसे लेटेस्ट है आपका 2019-21 वाला है। ये सबसे लेटेस्ट हमारा डाटा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा आपको डाटा देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो डाटा है हमारा वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है जी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम अगर बात करें हिमाचल में तो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी हिमाचल में 72.9 ईयर्स है। यानी आम एक आदमी है उसकी आयु हिमाचल में लगभग 73 के आसपास है, या फिर आप कहो ये 2014-18 का था, आज के समय में ये अब इंक्रीज हो गई है। तो 73.5 ईयर्स 2020 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज ओवरऑल हो गई है हिमाचल में। ये है एवरेज और ओवरऑल दोनों महिला और पुरुष की। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें कि भाई फीमेल और मेल में कौन ज़्यादा हिमाचल का ज़्यादा लंबा जी रहा है, तो हिमाचल में देखिए जो मेल है वो लगभग 70.3 ईयर्स तक जी रहा है, और जो फीमेल काउंटर पार्ट है वो 77.5 ईयर्स तक जी रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो महिला है वो ज़्यादा जी रही है हिमाचल में जो कंपेयर टू पुरुष। ठीक है जी। ओके। तो ये है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हिमाचल की हमने यहाँ पे बात करी। अगर आप सेम नेशनल लेवल पे देखोगे जो हमारी 73 है, नेशनल लेवल पर यही हमारी 70.2 ईयर्स है राष्ट्रीय स्तर पे। तो एक अच्छी बात है कि भाई कम से कम हम राष्ट्रीय स्तर पर तो अच्छे हैं, और हमारी महिलाएं तो और भी अच्छा यहाँ पे कर रही है। अगला है आपका सेकंड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी नवजात जो नया बच्चा है मोर्टेलिटी रेट, कि भाई जो नया बच्चा है उसकी जो नवजात मृत्यु दर, इसको हिंदी में बोला जाता है कि विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आउट ऑफ 1000 चाइल्ड न्यू बॉर्न बेबीज, कि अगर मान लो 1000 नए बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 1 साल के अंदर अंदर इन 1000 में से कितने बेबी मर रहे हैं, इसको बोला जाता है, इसी की रेट को, प्रतिशत दर को आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें आप देखो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हिमाचल में डिक्रीज हुआ है, और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो 2019-21 में 25.6 पर 1000 ये है हिमाचल का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो काफ़ी ड्रॉप हमको 2005-06 में ये 36 होता था, अब ये 25 हो गया है। तो ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। इसका मतलब हुआ अगर 1000 बच्चे हिमाचल में पैदा हो रहे हैं तो 1 साल के अंदर अंदर उन 1000 में से 25 जो बच्चा है वो उसकी डेथ हो रही है किसी ना किसी कारण से। बड़ा दुखद है, बट स्टिल वी आर इम्प्रूविंग। ठीक है। ओके। अगला फिर
यही कहा गया है, जनरल सी स्टेटमेंट है कि जो नेशनल एवरेज है उससे ये काफ़ी अच्छा है, चाहे फिर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करो या फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी, 5 साल से नीचे वाले की मोर्टेलिटी भी हिमाचल में अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है जी। अगला डाटा है इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी की जो डिलीवरी हो रही है, जो प्रेग्नेंट हो रही है महिलाएं, अगर सरकार कोशिश करती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, जो अस्पताल है वहाँ पे महिलाएं प्रेग्नेंट, वहाँ पे डिलीवरी हो बच्चों की। ठीक है जी। तो इसी को कहा जाता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ, जो आपका इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ डिलीवरीज की सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी हो, ताकि फिर वहाँ पे कम चांस होता है कि जो नवजात बच्चा है उसको फिर अच्छी वहाँ पे जो संस्थान में है वहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है, और फिर बहुत कम चांस होते हैं कि वो उसकी कोई किसी अन्य कारण से डेथ हो जाए। ठीक है जी। तो जो इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी रेट है हिमाचल में वो काफ़ी अच्छा है, नेशनल लेवल से भी अच्छा है, और 88%, 88.2% ये है। इसका मतलब ये हुआ कि 88% महिलाएं उनकी डिलीवरी अस्पताल में हो रही है, इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी हो रही है। ठीक है जी। अगला डाटा है अब रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन, फुल इम्यूनाइजेशन। तो बच्चा पैदा होता है, अलग अलग तरह की उसको वैक्सीन चाहिए होती है। ठीक है जी। तो इसी लेवल पे जो हिमाचल है वो NFSHS 5 सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 89% जो चाइल्ड है 12 से 23 मंथ के बीच में वो फुली इम्यूनाइज्ड है। तो इम्पोर्टेंट डाटा है। अब अगर डाटा से कुछ क्वेश्चन यहाँ से सीधी स्टेटमेंट उठाई जाती है और उसको इधर से उधर किया जाता है, कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि 12 से 23 मंथ के बीच में लगभग 89% बच्चों को फुली इम्यूनाइज किया जा रहा है। तो इधर वाला डाटा है, इधर वाले डाटा के साथ इधर उधर हो जाएगा। अगला यूबिन पोर्टल है एक। यूबिन पोर्टल क्या है? यूबिन पोर्टल डिजिटलाइज इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड की बात करता है, कि जितनी भी इम्यूनाइजेशन कराई जा रही है डिपार्टमेंट के द्वारा वो सारा का सारा डाटा डिजिटलाइज ऑनलाइन डाल दिया जाए, इसके लिए यूबिन प्लेटफॉर्म डाला गया है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाना होगा, एक तो ये हो सकता है कि यूबिन पोर्टल किससे संबंधित है, कैसा कैसा है। यहाँ के ऑब्जेक्टिव को चेंज कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव है टू डिजिटलाइज इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, इसकी जगह कुछ और डाल देंगे। दूसरा है कि मान लो यहाँ से बोल देंगे कि भाई 89 की जगह कुछ और % बोल देंगे, और यहाँ पे मंथ की जगह कुछ और डाल देंगे कि भाई इतने % इम्यूनाइजेशन ही हुई है हिमाचल में। अगला डाटा है टोटल फर्टिलिटी रेट का, TFR जिसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है। तो सबसे पहले फर्टिलिटी रेट से हम क्या मेजर करते हैं? इससे हम मेजर करते हैं चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग फर्टिलिटी पीरियड, की जो फर्टिलिटी पीरियड होता है महिलाओं का, उस समय पे उनकी चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है जी। ये है। तो जो हिमाचल है यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड है कि यहाँ की महिलाएं राष्ट्रीय एवरेज से थोड़ी सी कम फर्टाइल है। नेशनल एवरेज है जो फर्टिलिटी का, तो यहाँ की वुमेन थोड़ी सी कम फर्टाइल है। तो हमारा जो 19-21 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसके अकॉर्डिंग हिमाचल में ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और 2005-06 में जहाँ पे ये 1.9 था, आज के समय में 2019-21 में ये 1.7 ही रह गया है। तो ये डाटा इम्पोर्टेंट है कि भाई हिमाचल की महिलाओं का फर्टिलिटी रेट कितना है, तो 1.7 ही है। ठीक है जी। ये था हमारा कुछ एक की फैक्ट्स। अब हम अपने सेकंड सेक्शन पे आ रहे हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स जो हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है जी। जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय प्रोग्राम है, और इन प्रोग्राम में जो ये वाले प्रोग्राम है, अगर आप पहले से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते आ रहे हैं तो ये हर बार लगभग 95% या फिर मैं बोलूँ 99% इकोनॉमिक सर्वे सेम ही होता है।
ठीक है जी। यही प्रोग्राम है जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो आप लोग जो पहले से वो इससे बड़े फैमिलियर भी होंगे। जैसे नाम में ही सब कुछ छुपा है, एक बार नाम देखो आपको पता चल जाएगा इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल पहला है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो जितने भी ऐसी बीमारियां हैं जो कि वेक्टर बॉर्न है, उन सभी बीमारियों को कंट्रोल करना इसका उद्देश्य है। और ये कहा गया है कि हमने इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया है कि जो मलेरिया है उससे कोई भी डेथ नहीं हुई है, तो हमने मलेरिया को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर दिया है। अगला है प्रोग्राम नेशनल इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। तो इसका उद्देश्य है कि जितने भी अलग अलग तरह के डिजीज़ है, चाहे कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है, चाहे फिर इन्फ्लुएंजा है, कोई भी या फिर कोई और कोई डिजीज़ है, तो उन सभी डिजीज़ की सर्विलेंस करना और उसके बाद फिर रिपोर्ट करना ताकि उनका टाइम से क्योर हो सके। तो डेली बेस पे इसकी अच्छे तरीके से हिमाचल में जो सर्विलेंस हो रही है, रिपोर्टिंग हो रही है और फिर टाइम से फिर उसकी प्रिवेंट भी उस चीज़ को किया जा रहा है। तो ऐसा कोई यहाँ से कोई खास चीज़ हमें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिख रही है। अगला है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। लेप्रोसी यानी स्किन रिलेटेड जो डिजीज़ होता है, तो इसमें हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। देखिए कि जो प्रिवेलेंस रेट पहले 5.1% था पर 10,000 इंडिविजुअल, वो अब घट कर आ गया है सिर्फ और सिर्फ 0.14 पर 1000 इंडिविजुअल। तो ये डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेप्रोसी में हमको एक अच्छी अचीवमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है जी। अगला प्रोग्राम है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, या जो ट्यूबरकुलोसिस है आपका उसको कम करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है जी। तो बड़ा अच्छा चीज़ है यहाँ पे भी हमने हिमाचल ने किया है कि जैसे यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग हो रही है हर जगह, और जो परफॉर्मेंस है इसकी वो आपकी 97% है, जो कि बहुत ही हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट है हिमाचल में। इसके अलावा हिमाचल सरकार इंसेंटिव दे रही है 500 पर पेशेंट। जितने भी हमारे टीबी पेशेंट हैं उनको पर पेशेंट 500 रुपये दिया जाता है ताकि उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड है वो पूरी हो जाए। और इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है भारत सरकार की स्कीम के तहत, जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना। तो निक्षय पोषण योजना अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि निक्षय पूछा जा सकता है कि निक्षय पोषण योजना क्या है। ये योजना है जिसमें जितने भी टीबी पेशेंट हैं उनको 500 पर पेशेंट दिया जाएगा ताकि उनकी न्यूट्रिशनल जो नीड है वो पूरी हो सके। अगला है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के संबंधित ये प्रोग्राम है और इसका उद्देश्य है कि जो भी ब्लाइंडनेस का दर है, रेट है, उसको हमने कम करना है। और हमने कितने कम कर दिया है, इसको हमको कम करना है टू 0.3%। 0.3% में हमने इसको कम करना है ब्लाइंडनेस को। ठीक है। अगली स्कीम है बहुत ही फेमस है, हालांकि इस साल इस सरकार में थोड़ी सी लेस फेमस हो गई, वो है हिम केयर स्कीम। तो हिम केयर स्कीम आप सभी जानते हैं कि इससे पहले आप देखो आयुष्मान भारत स्कीम, फिर हम उसके पीछे वापस आएंगे हिम केयर में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये इसका नाम है PMJAY। इसको 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। और जो आपकी फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ है, फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ है, जिसके मिनिस्टर हमारे JP नड्डा जी है, तो वही मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दी जाती है 5 लाख पर फैमिली को पर ईयर। ये है आपकी हमारी जो जन आरोग्य योजना है। हर फैमिली को 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाता है हर साल, एवरी ईयर।
ये तो है नेशनल के लेवल पे। अब जो परिवार इससे छूट गए हैं हिमाचल में, उन परिवारों को इसके अंदर लेने के लिए हिमाचल सरकार की पिछली सरकार ने हिम केयर योजना शुरू करी थी। इसका भी बिल्कुल सारा का सारा सेम है कि भाई जैसे 1 जनवरी 2019 से ये शुरू हुई थी। जो लोग आयुष्मान भारत योजना से छूट गए थे उन लोगों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। और सेम फीचर है कि भाई 5 लाख पर फैमिली पर ईयर इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है सरकार के द्वारा। अगला है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष। चिकित्सा सहायता कोष, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये कोष है यानी कोई एक फंड है। ठीक है, इस फंड को 2018 अक्टूबर में बनाया गया था। और इस फंड को क्यों बनाया गया है कि ऐसे पेशेंट जो कि सफ़र कर रहे हैं क्रिटिकल एलिमेंट से, क्रिटिकल एलिमेंट जैसे मूवमेंट से संबंधित अगर किसी को किसी बॉडी पार्ट में समस्या है तो उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी उन गरीब लोगों को इस कोष के द्वारा, इस फंड के द्वारा। अगला है मुख्यमंत्री सहारा योजना। तो मुख्यमंत्री सहारा योजना को 15 जुलाई 2019 से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करी जाती है 3000 पर मंथ की। किन लोगों को करी जाती है, जो लोग स्पेसिफाइड डिजीज़ है उनसे अफेक्टेड लोग हैं, कोई भी स्पेसिफाइड डिजीज जो सरकार के द्वारा बताया गया है उनके रिलेटेड कोई एलिमेंट दिक्कत है तो उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाएगा। अगला है कि हेल्थ, अच्छा तो जितने भी सारे संस्थान हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स उनको कहा जाता है। हिमाचल में बहुत अलग अलग तरह के हैं, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, उन सभी को मैं इकट्ठा बोल सकता हूँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। इसमें आपके सब हेल्थ सब सेंटर्स भी आएंगे, PHC भी आएंगे, इसमें अर्बन PSC भी आएंगे, ये सारे के सारे हम इसमें देख सकते हैं। अगला है हमारा कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड स्ट्रोक। कैंसर है, डायबिटीज़ है, इन सभी को रोकने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल प्रोग्राम ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए किसकी, 30 साल से ऊपर के उन लोगों की जिनको हाइपरटेंशन है और डायबिटीज़ है। 30 साल के ऊपर के लोग जिनको हाइपरटेंशन है और डायबिटीज़ है उनकी हर साल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये बात करता है एक। दूसरा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जितने भी, ठीक है, जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उससे अफेक्टेड जो पेशेंट है तो उनके लिए अलग अलग जैसे निरोग क्लिनिक, 40 निरोग क्लिनिक बनाए गए हैं। रेगुलर उनकी स्क्रीनिंग होगी, टेस्टिंग होगी वगैरह वगैरह, वही सारी बातें होती है। ठीक है जी। तो अगला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री इन द स्टेट इन कोलेबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, की जो भी लोग कैंसर अफेक्टेड है एक उनका रिसर्च रजिस्ट्री डाटा बनाया जाएगा, ICMR के साथ में डाटा बनाया जाएगा। अगला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डे केयर सेंटर फॉर कीमोथेरेपी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। कीमोथेरेपी जो पेशेंट की करी जाती है तो उन कीमोथेरेपी करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर सेंटर बनाए जाएगी। ठीक है, ओके। और साथ में जैसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है उनको भी बनाया जाएगा। ये स्पेसिफिकली आप कैंसर के संबंधित देख रहे हैं। ठीक है जी, जिससे कि उनको PGI है या एम्स है वहाँ जाने की ज़रूरत ऐसे बार बार ना पड़े। ठीक है, तो बाकी इंसुलिन पंप वगैरह है, ये भी फ्री इंसुलिन पंप दिया जाएगा उन बच्चों को जो टाइप 1 डायबिटीज़ से अफेक्टेड है। ठीक है, तो ये है हमारा एक बड़ा कॉम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम है जिसका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम अंडर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और इसके तहत एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो
स्कूल और आउट ऑफ स्कूल की जितनी भी एडोलेसेंट गर्ल है, चाहे वो स्कूल में है चाहे वो स्कूल के बाहर है, उन सभी को फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स, सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे ताकि उनका जो हाइजीन है वो मेंटेन रहे। अगला है प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। तो डायलिसिस प्रोग्राम, इस चीज़ के लिए 24 डायलिसिस यूनिट्स नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर हिमाचल में बनाई गई है, जिन 24 में से 22 यूनिट्स को चलाया जा रहा है हंस फाउंडेशन के द्वारा, और जो 2 यूनिट है आपकी नेरचौक और सुंदरनगर में, उसको चलाया जा रहा है राही केयर के द्वारा। तो ये थोड़ा सा एक फैक्चुअल डाटा है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई डायलिसिस के लिए 24 टोटल यूनिट है, 24 में से 22 जिसको चला रहा है हंस फाउंडेशन और 2 है जिसको चला रहा है राही केयर, राही जो केयर फाउंडेशन है। अब इसमें भी डायलिसिस की जो तो है आपकी हंस फाउंडेशन, ये डायलिसिस की मुफ्त में डायलिसिस कराती है, चाहे वो APL फैमिली का है चाहे वो BPL फैमिली का पेशेंट है। बट जो आपकी राही फाउंडेशन है वो BPL फैमिली को तो मुफ्त में दे रही है, बट APL फैमिली के लिए वो थोड़ा सा चार्ज करती है। तो ये एक अलग से हटके थोड़ी सी बात हुई। अगला है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की, जो टोबैको को कंट्रोल करने के लिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं, सरकारी संस्थान है, उनको क्या बनाना है, उनको स्मोक फ्री बनाना है, उनको स्मोक फ्री बनाना है। जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो भी आपके सरकारी संस्थान है, उनको टोबैको फ्री बनाना है। बात भी सही है, अगर सरकारी संस्थान के साथ में ही तंबाकू बिकने लग जाएगा, ठीक है, या आसपास ही बिकने लग जाएगा, तो हर छोटी बड़ी बात के पीछे फिर तंबाकू का सेवन होगा और यही तंबाकू आगे जा कर के फिर बड़े लेवल ले लेता है। तो स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है, इस चीज़ से रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन भी होगा, जिससे कि पंचायतों को टोबैको फ्री पंचायत भी बनाया जाएगा। और यही इसका ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हिमाचल को इस क्षेत्र में एक पुरस्कार भी दिया है। तो टोबैको फ्री इस कंटेक्स्ट में हिमाचल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2023 में एक पुरस्कार भी दिया गया है। अगला है आपका कायाकल्प। कायाकल्प, तो कायाकल्प क्या है जी, कि जितने भी पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे प्रमोट करनी है हाइजीन, सैनिटेशन, ठीक है जी, कि स्वास्थ्य को वहाँ पे जगह साफ सुथरी रहे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रमोट करनी है। अगला है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। तो इसके द्वारा ये एश्योर किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल को क्वालिटी इलाज की सुविधा मिले, अच्छी क्वालिटी की सुविधा मिले। अगला है जननी सुरक्षा योजना प्लस। तो जननी यानी जन्म देने वाली, यानी मदर, सुरक्षा योजना, तो जो जन्म दे रही है, जन्म के समय उसको भी थोड़ा सा खतरा रहता है, तो उसको हमें सेव करना है, ठीक है। सेव कैसे करना है, सेव कैसे करना है, उसी के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो इसके द्वारा देखो, सबसे पहले तो इंसेंटिव दिए जाते हैं सरकार के द्वारा कि अगर जितने भी BPL, SC और ST परिवार की जो भी महिलाएं हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशनलाइज गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी कराती है तो उनको इंसेंटिव दिया जाता है, ठीक है जी। जैसे 1100 इंसेंटिव दिया जाता है महिलाओं को जो कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है, और 500 इंसेंटिव दिया जाता है उन BPL महिलाओं को जो घर में ही डिलीवरी कर रही है। तो दोनों चीज़ें अलग है। 1100 अगर सरकारी संस्थाओं में कर रही है सारी की सारी BPL, SC और ST की महिलाएं, और अगर कोई BPL की महिला घर पे ही डिलीवरी कर रही है तो उसको भी 500 मिलेगा, ठीक है जी। अगला है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी और शिशु दोनों, जच्चा और बच्चा, उनकी दोनों की सुरक्षा को इंश्योर करना है, ठीक है। तो जितना भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है उनका, उसको दिया जाएगा दोनों का, प्रेग्नेंट वुमेन और सिक इन्फेंट है, जो नया बच्चा है, अगर वो बीमार बच्चा है, और जो माता है,
इन दोनों को 1 साल तक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि वही है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी क्वालिटी एंटीनेटल केयर, जो नवजात बच्चा है उसको क्वालिटी एंटीनेटल केयर दी जाएगी। अगर कोई हाई रिस्क वाली प्रेगनेंस वाली वोमेन है उसको इसके द्वारा एक अच्छी क्वालिटी केयर दी जाएगी। हाई रिस्क होता है जहाँ पे ऐसे ऐसे मामले होते हैं कभी कभी जहाँ पे बच्चा और माता दोनों को ही रिस्क रहता है, तो उनको इस कार्यक्रम के तहत अच्छी केयर दी जाती है। ठीक है जी, ओके। हर मंथ, यहाँ पे अब इतना एग्जैक्ट भी नहीं कि 9th ऑफ एवरी मंथ ऐसे हुआ होता है, बट ये कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। अगला है चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अब हम देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली चाइल्ड की हेल्थ के संबंधित जो प्रोग्राम है। सबसे पहला है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। एनीमिया बीमारी सभी आप जानते हैं, इससे क्या हो जाता है, इससे आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो भाई आयरन डेफिशिएंसी है तो फिर आयरन की दवाइयाँ दी जाएगी ना उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम 2018 में शुरू किया जाता था, जब ब्लड में जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर उस डेफिशिएंसी को पूरा, अब अगर एक बार आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो फिर और भी फर्दर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो ऐसा ना हो इसीलिए जितने भी बच्चे 6 मंथ से लेकर के 5 साल तक के हैं उनको आयरन फॉलिक एसिड सीरम वीक में 2 बार दिया जाता है। ठीक है, और जो बच्चे और एडोलेसेंट 6 से 19 साल तक के हैं उनको आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दिया जाएगा वंस अ वीक। तो दोनों की बात करेंगे। ये देखो पहले है 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के बच्चे, उनको दिया जाएगा आयरन फॉलिक एसिड सिरप, और जो 6 से 19 साल तक के हैं उनको दिया जाएगा आपके आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट है जो वीक में 1 बार। अगला है नेशनल डी वार्मिंग डे। तो नेशनल डी वार्मिंग डे साल में बाईएनुअली 2 बार मनाया जाता है, और इसमें जो भी 1 से 19 साल तक के बच्चे हैं उनको एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स है, दवाइयाँ है, वो दी जाती है। इसके एडिशन में विटामिन ए सप्लीमेंट्स है, जो विटामिन ए की दवाइयाँ है वो भी दी जाती है 1 से 5 साल के बच्चे, ताकि जो भी आपकी विटामिन ए से रिलेटेड बीमारियाँ है वो ना हो। अगला है डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। तो डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट के लिए हर साल स्टेट में ये जुलाई और अगस्त के महीने में ये प्रोग्राम मनाया जाता है, जिसके तहत सभी जितने भी बच्चे हैं 5 साल तक के उन बच्चों को ORS, जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, वो ORS दिया जाता है। ठीक है, और ORS के साथ साथ जिंक की टैबलेट भी दी जाती है। ठीक है जी, तो ये कार्यक्रम है। अगला है आपका होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड। जो यंग चाइल्ड है उसको होम बेस्ड केयर भी दी जाती है अंडर नेशनल मिशन ऑन होम बेस्ड केयर फॉर चिल्ड्रन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान अंडर। तो जितना भी ये होम बेस्ड केयर है ना, आपने देखा होगा आशा वर्कर होती है, आशा वर्कर होती है जो हमारी आशा वर्कर रिस्पॉन्सिबल बनाई गई है इस कार्यक्रम के लिए। होम बेस्ड केयर, जो केयर चाहिए होती है बच्चों को घर के लेवल पे ही, तो जो आशा वर्कर होती है ये रेगुलर टाइम के इंटरवल में होम के विजिट करती है, और प्रेग्नेंट मदर है और जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका टाइम पे ये थोड़ा सा इंस्पेक्शन करती है। उनको कुछ एक न्यूट्रिशनल या अदर सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशनल स्टेटस है और जो भी और रिलेटेड डिजीज़ है ये देखती है। ठीक है, तो होम बेस्ड और भी बहुत सारे ऐसे ही कार्यक्रम हैं, जैसे होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है। इसके तहत इसका जो उद्देश्य है कि जो भी न्यूनेटल मोर्टेलिटी है, न्यूनेटल यानी नवजात है, जो नया बच्चा पैदा हुआ है,
उसकी मृत्यु दर, न्यूनेटल मोर्टेलिटी, उसको बचाना है, हमने कम करना है। ठीक है, तो 6 से 7 विजिट आशा वर्कर है वो 42 दिन तक करती है, होम बेस्ड केयर ये देती है और सारी चीज़ें अच्छे से देखती है। अगला है इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना। तो इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना, इसके तहत ये थोड़ी सी अलग से योजना इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है उन एलिजिबल कपल को जिन्होंने एडॉप्ट किया है टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग ऐसे मेथड को बोला जाता है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को रोका जा रहा है। फॉर एग्जांपल नसबंदी। तो ऐसे कपल जिन्होंने फैमिली कंट्रोल करने के लिए कुछ एक मेथड एडॉप्ट किए हैं तो उनको फाइनेंशियल एड दी जाएगी सरकार के द्वारा। या तो किसी के बच्चे ही नहीं है उनको, या अगर किसी का एक ही बच्चा है और वो कैसा है, फीमेल चाइल्ड है, तो उसको 35,000 दिया जाएगा। जिसके 2 बच्चे हैं और दोनों के दोनों फीमेल है उसको 25,000 की असिस्टेंस दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये है। अगला है एडिशनल डेवलपमेंट ग्रांट टू पंचायत विद बेस्ट सेक्स रेशो। जो पंचायत सेक्स रेशो में, लिंग अनुपात में, लिंग अनुपात यानी हर 1000 मेल के पीछे कितनी फीमेल है। तो अगर कोई पंचायत इंप्रूव कर रही है सेक्स रेशो में तो उसको सरकार के द्वारा इनाम दिया जाता है 5 लाख का एडिशनल, 5 लाख का। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा है, 5 लाख का इनाम दिया जाता है पंचायत के द्वारा। ठीक है। अगला है इंसेंटिव टू इन्फॉर्मर ऑफ फीमेल फर्टिसाइड। अगर किसी ने भ्रूण महिला हत्या करी है, ठीक है, पहले ही जो सेक्स सिलेक्शन करते हैं ना, अगर किसी ने ऐसा किया है और कोई इन्फॉर्म कर रहा है तो वो जो आदमी बता रहा है कि इसने ऐसा किया है यानी इन्फॉर्मर है, उसको 1 लाख तक का कैश अवार्ड दिया जाएगा इन्फॉर्मर को। और ये दिया जाता है जो पीसी एंड पीएनडीसी एक्ट 1994 का प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट 1994, इसके द्वारा ये 1 लाख का इंसेंटिव इस कार्यक्रम का दिया जाता है। ठीक है। इन्फॉर्मर जो बताएगा कि इसने ऐसे से फीमेल भ्रूण हत्या करी है। अगला है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। तो बाल सुरक्षा कार्यक्रम है कि जो भी चिल्ड्रन है बर्थ से लेकर के 18 साल तक स्कूलों और आंगनबाड़ियों में उनका हेल्थ चेकअप रेगुलर समय पे होता रहेगा। जितने भी 18 साल तक के बच्चे हैं उनका आंगनबाड़ी और स्कूलों में रेगुलर हेल्थ चेकअप होता रहेगा। अगला है अटल आशीर्वाद योजना। इम्पोर्टेंट योजना है, शायद 1 या 2 साल पहले इस योजना को पूछा गया था कि भाई ये किससे संबंधित है। तो ये है आपकी 2018 में शुरू करी गई थी। इसके द्वारा बेबी किट दी जाती है। ठीक है। जितनी भी माताएं हैं जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके रिलेटेड ये बेबी किट दी जाती है। जितनी भी गवर्नमेंट और हेल्थ इंस्टीट्यूशन है स्टेट के, वहाँ पे जब डिलीवरी हुई तो उनको ये बेबी किट दिया जाता है। अगला है नेशनल एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कंट्रोल प्रोग्राम यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो एड्स को कंट्रोल करने के लिए हिमाचल में क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ICTC यानी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं ताकि काउंसलिंग हो और उनकी टेस्टिंग हो रेगुलर समय पे। अगला है आपका कि 20 क्लिनिक बनाए गए हैं जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर जो भी ये सर्विसेज है इससे संबंधित तो प्रदान करी जाती है। अगला है कि भाई ब्लड बैंक्स बनाए गए हैं, जैसे 18 ब्लड बैंक्स बनाए गए हैं और 3 ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट बनाई गई है। 3 कहाँ पे बनाई गई है, एक है IGMC शिमला में, दूसरी है जोनल हॉस्पिटल मंडी में, तीसरी है जो आपका टांडा मेडिकल कॉलेज है कांगड़ा में, वहाँ पे। ठीक है जी। अब इसी के तहत एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ART प्रोग्राम, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट एड्स से संबंधित है। तो इसके 5 सेंटर बनाए गए हैं।
अब ये 5 सेंटर कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहला है आईजीएमसी शिमला, दूसरा है जो मेडिकल कॉलेज नाहन है सिरमौर में, तीसरा है जो मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में है, चौथा है जो मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी में है, और पांचवा है जो मेडिकल कॉलेज है टांडा का वहाँ पे है। ठीक है, तो ये 5 ART एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर बनाए गए हैं एड्स को कम करने के लिए, एड्स को प्रिवेंट करने के लिए। और अगला है आपका 2 फ्रीक्वेंसी एक्चुएटेड रेक्टुअल ट्रेमर सेंटर बनाए गए हैं ऊना और बिलासपुर में। तो ये डाटा मुझे थोड़ा सा रेलिवेंट लग रहा है, इसमें से काफ़ी कुछ है पूछने के लिए, इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे करके पूछ लिया जाएगा, इसलिए जब आप साथ के साथ पढ़ रहे हो तो इस डाटा को थोड़ा सा अच्छे से तसल्ली से अलग से देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी तो फिर यही है कि अगर कोई हाई रिस्क ग्रुप है विद इन एड्स तो उनको स्पेशल टारगेटेड इंटरवेंशन, उनको स्पेशल टारगेट करके ट्रीट किया जाएगा। ये था हमारा स्कीम्स वाला प्रोग्राम, जो भी हमारी एलोपैथी स्कीम्स थी। अब देख रहे हैं हम मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है जितने हिमाचल में, जितने भी हिमाचल में मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च है इसके संबंधित जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो ये बताता है कि हिमाचल में मेडिकल जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है वो इन सभी को रेगुलेट करता है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। हिमाचल में 6 मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है जी, और 2 तरह के कॉलेज है हिमाचल में। एक है आपका पब्लिक कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है, दूसरा है जो आपके प्राइवेट है। इसमें हम दोनों देखते हैं, जैसे अगर हम सरकारी देखते हैं पहले तो इसमें से 6 है आपके मेडिकल कॉलेज, एक है आपका डेंटल कॉलेज और एक है आपका अटल मेडिसिन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी जो हमारी एक यूनिवर्सिटी है मेडिकल रिसर्च, और एक है आपका अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी जो कि आपके शिमला में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में आपको एक मेडिकल कॉलेज है और 4 आपके डेंटल कॉलेज है। ठीक है जी, ओके। अगला है कि हिमाचल में एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाया गया है बिलासपुर में, जो कि बनाया गया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। ठीक है, अब ये वाला डाटा ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा कहाँ पे है, क्योंकि फैक्चुअल डाटा है। जैसे मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल हेल्थ, तो जो ये मेडिकल हेल्थ के फील्ड पे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया गया है, जो आपका टांडा मेडिकल कॉलेज है वो बनाया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसका, मेडिकल हेल्थ का। दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है कैंसर के लिए, तो जो कैंसर के लिए बनाया गया है वो है जो आपका हमीरपुर वाला है, उसको बनाया गया है कैंसर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और टर्चरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाए गए हैं जिनका काम है जो भी आपके टर्चरी फैसिलिटीज़ है वो भी हिमाचल का जो आईजीएमसी कॉलेज है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, वहाँ पे इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला है कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है या जन आरोग्य सुविधा केंद्र है जिसका काम यही है कि बेटर फैसिलिटीज़ कैसे पहुंचाई जाए, वो लॉन्च किया गया है हाल ही में, कहाँ पे, आईजीएमसी शिमला में। तो जो कॉमन सर्विस सेंटर या फिर जन आरोग्य सुविधा केंद्र वो आईजीएमसी शिमला में बनाया गया है। अब है ये है जो हमने अभी देखा था ना कि हिमाचल में जो मेजर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है पब्लिक वो कहाँ कहाँ पे, जैसे सभी जानते हैं आप आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, जो आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है वो भी शिमला में है, और आपका जो टांडा है, टांडा यानी जो कांगड़ा में है उसका आधिकारिक नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और जो नाहन का है वो आपका पहले मुख्यमंत्री उनके नाम पे है, सिरमौर से हेल करते थे, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और आपका जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा में है, राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में है, और जो लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी में है, और जो अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है वो भी आपके नेरचौक मंडी में है, और जो आपका सुपर स्पेशलिटी है वो आपके चमियाना है जो शिमला में, ये वहाँ पे है। ये है हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की बात। ये था हमारा एलोपैथिक।
अब जो अगला सेक्शन है वो है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो इंडिजीनियस सिस्टम है हमारा, इंडिजीनियस हो गया हमारा, जैसे आयुर्वेदा है, योगा है, क्योंकि बड़े लंबे समय तक होता है ना, वो सारी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, जैसे इसमें हर्बल प्लांट्स का इस्तेमाल होता है, आयुर्वेदा का, योगा का। तो इसके लिए हमने देखा था कि कौन सी मिनिस्ट्री सेटअप करी गई है, आयुष मिनिस्ट्री सेटअप करी गई है। फुल फॉर्म है A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये आयुष पॉलिसी 2019 में बनाई गई थी और फिर 2019 में इसको नोटिफाई किया गया है। अब अगर आप आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो हिमाचल में, अभी हमने देखा था वो कौन सा था, एलोपैथिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम होम्योपैथिक या आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अब देखना पड़ेगा। यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि भाई मैच करने के लिए पूछा जाता है कौन सा संस्थान कितने हैं। तो इसको आप एक लॉजिकल सीक्वेंस में देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आयुष हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये है सबसे ज़्यादा 740। उसके बाद फिर आपका आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर, आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर है 445। और इसी तरीके से आप अगर देखोगे तीसरा हाईएस्ट है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो कि आपके 32 है। और फिर कुछ एक ऐसे है, और टोटल कितने हैं फिर अलग अलग जो आपकी हायरार्की होती है 1251 टोटल आयुष सेंटर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी। इसके बाद जो हर्बल रिसोर्सिस है, जो भी हर्ब से जो रिसोर्स आता है, हर्ब से हर्बल रिसोर्सिस, तो QR कोड बनाया गया है 198 मेडिसिनल प्लांट्स के लिए QR कोड बनाया गया है। और इस QR कोड को जैसे ही स्कैन किया जाता है तो जितने भी ये 198 मेडिसिनल प्लांट्स हैं इनके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाती है QR कोड में। ठीक है। एक नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा है। ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका बिंथेनिया सोमनीफेरा, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इससे रिलेटेड ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो अश्वगंधा क्या है, ये बिंथेनिया सोमनीफेरा एक मेडिसिनल प्लांट है, उससे संबंधित ये कार्यक्रम चलाया गया है। अगला है आयुष आरोग्य कल्याण निधि। ये एक नया इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करना। जितने भी हमारे आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स है हिमाचल में उनको एक वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगर रहा है आचार्य चरक योजना, तो आचार्य चरक हमारे बहुत बड़े आयुर्वेदा में विद्वान थे, तो उनके नाम पे ये योजना रखी गई है। इसमें क्या किया जाएगा, फ्री मेडिसिन दी जाएगी, फ्री लैब टेस्टिंग दी जाएगी इन दी फील्ड ऑफ आयुष इंस्टीट्यूशन। जो भी आयुष है उसके क्षेत्र में ये फ्री सुविधाएं दी जाएगी, लैब टेस्टिंग और फ्री मेडिसिन। अब अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस है जो आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं। अदरवाइज फिर आप क्या करना कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें स्कैन करके आपको सारे के सारे MCQ मिल जाएंगे। MCQ से होगा क्या, जितना भी हमने पढ़ा अच्छे तरीके से रिकलेक्ट करने के लिए आप ये MCQ जरूर देख लेना। मैं स्क्रीन के आगे से हटता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और उसके बाद फिर आप इसके आंसर भी साथ के साथ ही दिए गए हैं। ठीक है जी। ये फिर अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर भी साथ के साथ दिए गए हैं। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।